Question number 11. A cash budget by quarters is given below for retail company. Thousands के अंदर ये बजट given है. The company requires a minimum cash balance of at least 5,000 to start each quarter. तो हर क्वार्टर के स्टार्ट में हमें कम से कम 5,000 का जो है वो बैलेंस चाहिए. अगर आप ये फर्स्ट क्वार्टर को देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये 6,000 का जो बैलेंस है वो मौजूद है. आगे भी जो हो फॉलोइंग 3 क्वार्टर्स हैं इसके अंदर भी हमें कम अज़ कम जो 5,000 का बैलेंस है उससे अपना जो क्वार्टर है उसको स्टार्ट करना है. तो ये पूरे 1 साल का हमें डाटा गिवन है. ये डाटा जो है वो थाउजेंड्स के अंदर है. फर्दर अगर आप देखें तो नीचे हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गिवन है कि इंटरेस्ट विल टोटल 1,000 फॉर द ईयर. तो वो इंटरेस्ट की अमाउंट जहाँ पे आएगी 1,000 का इंटरेस्ट हमने पे करना है. हम कुछ बोरोइंग करेंगे और बोरोइंग करने के बाद हम जो पेमेंट करेंगे उसकी जितना भी हमने बोरो किया हुआ है उससे हम 1,000 जो है वो इजाफी पेमेंट करेंगे क्योंकि 1,000 का हमारा इंटरेस्ट की पेमेंट है. तो रिक्वायरमेंट सिंपल है बिल्कुल कि हमने इसके अंदर जो भी ये मिसिंग वैल्यूज़ हैं उन सब को हमने कंप्लीट करना है. चलें फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो अगर आप इसको देखें अगर हम यहाँ से इसको स्टार्ट करें तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो है वो 6,000 का है और हमने जो टोटल अवेलेबल कैश हमारे पास मौजूद है वो 71 की है. तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई चीज़ होगी जो हमने 6 के अंदर ऐड की होगी यहाँ पे, तो तब हमारे पास 71 आया होगा. तो अगर हम 71 में से 6 को माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी जो है वो 65 बन जाता है. तो अगर हम यहाँ पे 65 को रखें तो जहाँ पे अगर हम 65 को रखें तो 65 प्लस 6 इज़ 71. ये हमारा टोटल जो है वो इसका ठीक हो जाता है. अब अवेलेबल कैश में से अगर हम टोटल डिसबर्समेंट्स को माइनस करें तो हमारे पास दो जो डॉलर या $2,000 जो हैं उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है. डेफिशिएंसी किस सूरत में आती है कि अगर अवेलेबल कैश हमारा कम हो और हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया. अवेलेबल कैश का हमें पता है 71 है, तो अगर हम 73 का एक्सपेंस कर देते हैं तो हमारे पास जो एक्सेस या डेफिशिएंसी की जो रो है उसके अंदर डेफिशिएंसी आ जाएगी कि हमने 73 की पेमेंट्स की हैं और हमारे पास टोटल अमाउंट जो थी वो सिर्फ 71 की थी. तो लिहाजा हमारे पास जो डेफिशिएंसी है वो $2 की. अब हम अगर इसको देखें तो ये जो 4 फिगर्स हैं इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास 73 जो है वो बन जाता है टोटल. तो हम जो है इनको जो 3 फिगर्स हमें अवेलेबल हैं जो गिवन है उनको अगर 73 में से माइनस कर दें तो हमारे पास 4th फिगर आ जाएगी. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं और 73 माइनस 35 माइनस 8 माइनस 2 बाकी हमारे पास 28 आ जाता है. तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो हैं वो $28 के हमारे पास हैं.
तो अब यहाँ तक हमने अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं तो हमें ये पता है कि हमारा जो एंडिंग बैलेंस है वो $5 का होना चाहिए, 5000 होना चाहिए। तो वो 5000 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब ये 5000 कैसे होगा कि हमने $2 हम ऑलरेडी डेफिसिट में हैं, हमें एंडिंग बैलेंस जो है वो 7 चाहिए, तो लिहाजा हमें कुछ ना कुछ बोरोइंग करनी पड़ेगी। बोरोइंग हमारी कितनी है, वो अगर हम $7 की बोरोइंग कर लें तो ये डेफिसिट कवर करने के बाद हमारा जो एंडिंग बैलेंस है $5 वो अचीव हो जाता है। यहाँ क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है तो लिहाजा हमें ये वैल्यू देने की या रीपेमेंट की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी उसने लिखा हुआ है इंटरेस्ट विल टोटल 1000 फॉर द ईयर, तो हमने साल का इंटरेस्ट देना है। वो इंटरेस्ट हम लास्ट 2 क्वार्टर्स में पे करेंगे, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में हमने कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी। सो 7 जो टोटल फाइनेंसिंग है वो हमारी 7 हो जाएगी और ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वार्टर में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वार्टर में अगर आप देखें तो हम जो स्टार्ट करेंगे अपना जो क्वार्टर है वो उसी तरह $5 से स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, $5 से हमने अपने क्वार्टर को स्टार्ट किया। तो फर्दर हम इसमें देखते हैं कि हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है उसको ऐड कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। अगर हम इसको देखें तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। मसलन ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये दरमियान वाली ये अवेलेबल है हमें 85 की, और हमें बोरोइंग अपनी पता है कि हम $15 की बोरोइंग करेंगे। तो ये टोटल हमारी जो फाइनेंसिंग है ये $15 आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमें जो इंफॉर्मेशन फर्दर पता है वो ये है कि हमारा जो एंडिंग बैलेंस है वो अगेन $5 का होगा। यहाँ पे ज़ाहिर है हम कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर रहे लास्ट ईयर क्वार्टर की तरह, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। सो हमारी टोटल फाइनेंसिंग जो है वो 15 है और हमें एंडिंग बैलेंस जो है वो 5 चाहिए। अगर हम यहाँ से ऑपोजिट जाने की कोशिश करें तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे $10 का डेफिसिट होगा। $10 का डेफिसिट है, यहाँ से हमने $15 की मज़ीद बोरोइंग की, तो $10 का डेफिसिट कवर करने के बाद हमारे पास $5 एंडिंग बैलेंस में बच गए। ठीक है, अब हम बैकवर्ड मज़ीद जा सकते हैं कि देखें यहाँ पे 85 है, हमने जो पेमेंट्स की हैं वो 85 की हैं और पेमेंट्स करने के बाद हम डेफिसिट में आ गए। इसका मतलब है कि हमारे पास जो अवेलेबल कैश था वो 85 से कम था, तभी हम डेफिसिट में आए हैं। वो कितना कम था, वो $10 कम था। तो 85 में से अगर आप $10 को माइनस कर दें, दिस विल बी 75। ठीक है, $5 आपका ओपनिंग बैलेंस था, $70 आपने कैश कलेक्शन की फ्रॉम कस्टमर, आपका 75 बन गया। ये सारी आपने डिस्बर्समेंट की, 85 की टोटल डिस्बर्समेंट्स आपने कर दी, 75 अवेलेबल कैश है, 85 डिस्बर्समेंट्स कर दी, तो आपके पास डेफिशिएंसी जो है वो $10 की रह गई। $10 की डेफिशिएंसी है, इसको कवर अप हमने करना है क्योंकि हमें एंडिंग बैलेंस $5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम $15 की बोरोइंग कर लेंगे, ये हमारी टोटल फाइनेंसिंग $15 हो जाएगी और ये हमारा जो एंडिंग बैलेंस है 5 आ जाएगा। इसी तरह हम फर्दर इस 5 से अपना नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो 96 हम कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं, हमें गिवन है, हमारे टोटल जो अमाउंट है वो 101 हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे पता है कि हमारा जो एक्सेस है वो 11 है। एक्सेस किस सूरत में हो सकता है कि हमारा जो अवेलेबल कैश है वो ज़्यादा हो और हमारी जो पेमेंट्स हैं ये सारी अमाउंट्स ये कम हो।
तो कितनी कम हो, $11 कम हो, तो हम अपनी अवेलेबल कैश में से $11 अगर कम करें तो हमारे पास बच जाता है $90। तो $90 की हम पेमेंट करें, तब जाके हमारा जो है वो डेफिसिट वो एक्सेस में पैसे बचते हैं। अब हमारे पास एक मिसिंग वैल्यू है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड अप कर लेंगे। 30 + 10 इज़ 40, 40 + 2 इज़ 42, 42 को हम 90 में से अगर जो है वो माइनस कर दें तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाती है वो 48 की आ जाती है। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद हम मज़ीद नीचे आ जाते हैं। तो थर्ड क्वार्टर है। अब फर्दर आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन मज़ीद ख़त्म है, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ तो तय है कि हमने कोई भी बोरोइंग नहीं करनी, क्योंकि यहाँ बोरोइंग के आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। दूसरी बात जो कंफर्म है हमें पता है कि हमने एंडिंग बैलेंस $5 का हमें चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखें आपके पास जो अभी भी बचे हुए हैं एक्सेस में वो $11 हैं। आप कोई भी बोरोइंग नहीं कर रहे और आपको एंडिंग बैलेंस जो है वो 5 का चाहिए। तो जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है हमारे पास, $6। तो आपकी फाइनेंसिंग की अमाउंट जो है वो $6 होनी चाहिए। तो $6 का आप क्या करेंगे, आप $6 का इंटरेस्ट की पेमेंट और अपने प्रिंसिपल की पेमेंट कर देंगे, तो बाकी आपके पास जो एंडिंग बैलेंस है वो 5 बच जाएगा। फोर्थ क्वार्टर को हम इसी तरह स्टार्ट करते हैं $5 के साथ। अब अगर आप देखें तो हमें, अगर आप इस ऐड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स को कॉलम को देखें, इस रो को देखें, तो हमारे पास जो टोटल है वो 323 था पूरे ईयर का। इसमें से जो कलेक्शन अभी तक हम कर चुके हैं फर्स्ट क्वार्टर में, दैट इज़ 65, सेकेंड क्वार्टर में हम 70 की कर चुके हैं, थर्ड क्वार्टर में हम 96 की कर चुके हैं। तो अगर हम टोटल में से ये 3 क्वार्टर्स की कलेक्शन को माइनस कर दें तो हमारे पास जो लास्ट क्वार्टर है या फोर्थ क्वार्टर है उसकी कलेक्शन बच जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको सबको अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी दैट विल बी, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लें। दैट विल बी 92। तो आपके पास जो बिगिनिंग बैलेंस था वो $5 था, आपने जो कलेक्शन की अपने कस्टमर से वो 92 की टोटल अवेलेबल कैश जो आपके पास आ गया दैट विल बी 97। इसी तरह अब आप ये दो जो रोज़ हैं इनको भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप इन सब को ऐड कर दें, आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी दैट विल बी $6 जो बिगिनिंग है, हमें बिगनिंग वाला चाहिए जहाँ पे, और अवेलेबल कैश जो है हमारे पास वो आ जाएगी 329। और इसी तरह आप परचेज ऑफ इन्वेंट्री के अंदर आएँ तो आप इन सब को ऐड कर सकते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये जो दो आपके पास रोज़ हैं इसके लिए आप क्या करेंगे, यही जो स्कीम हमने पहले यूज़ की है, टोटल आपको रो का पता है दैट इज़ 113। उसमें से ये 3 इंफॉर्मेशन आपके पास हैं 28, 30 एंड 30। इन तीनों को आप इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास जो फोर्थ इंफॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाएगी दैट विल बी 25। और इसी तरह नीचे वाली अगर आप रो को देखें तो यहाँ पे भी आपके पास जो ये इक्विपमेंट का परचेज है उसकी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। टोटल 36 है, 8, 8, 10 आपके पास मौजूद है, तो ये भी आपका 10 की अमाउंट आ जाएगी।
डिविडेंड आपको गिवन है, आप इन सबको ऐड कर देंगे, आपके पास $8 का डिविडेंड आ जाएगा। अब ये चारों आपके पास कंप्लीट हो गए, आप इनको ऐड करके टोटल डिस्बर्समेंट्स अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी $72। अब 97 का आपके पास अवेलेबल कैश है, आप उसमें से डिस्बर्समेंट्स कर रहे हैं 72 की, माइनस कर दें तो आपके पास एक्सेस में कैश आ जाएगा $25। यहाँ पे जाहिर है हम कोई एक्स्ट्रा बारोइंग नहीं कर रहे, इंटरेस्ट और रीपेमेंट की अमाउंट हमें टोटल गिवन है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो 25 में से आप जो है ये जो 17 हमारे पास यहाँ की आई है वैल्यू टोटल फाइनेंसिंग की, उसको आप माइनस कर दें तो आपके पास $8 का ओपनिंग आ जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर और एंडिंग फॉर दिस ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो एंडिंग बैलेंस हमारे पास $8 का आ गया। अब आप इन कॉलम्स को भी, इन रोज को भी आप एड अप कर सकते हैं। सो 15 प्लस 7 आपके पास आ जाएगा 22 और 17 प्लस 6 आपके पास आ जाएगा 23। तो आपने 22 की बोरोइंग की थी और उसके लिए आपने रीपेमेंट जो है वो की है वो 23 की है। तो ये जो रीपेमेंट हम कर रहे हैं 22 जो हमने लोन लिया है और उसके ऊपर 1 जो है हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट हमारी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो ये मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको फिल अप कर सकते हैं। कई दफ़ा आपको बैकवर्ड जाना पड़ता है, कई दफ़ा आपको रो के अंदर देखना पड़ता है, कई दफ़ा आपको कॉलम के अंदर देखना पड़ता है।